हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी जो आज की वीडियो है वो बेस्ड है जामिया के बीएड कोर्स पर, जिसमें मैंने बीएड के फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट लिया है और उसका नाम है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। और इसी सब्जेक्ट से हम इसकी यूनिट 1 को आज करेंगे, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी इन एजुकेशन। सो इस चैप्टर को हम करने वाले हैं 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ इक्विटी इन एजुकेशन, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो अभी आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको यहाँ पे जामिया कोर्स बुक्स के ही नोट्स मिल जाएंगे, सो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस वीडियो के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी, दूसरा है इक्विटी इन एजुकेशन और तीसरा है एरियाज ऑफ इक्विटी। तो ये तीनों चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे। और एक बार मैं आपको दोबारा याद दिला देती हूँ कि इसमें आपको जामिया की जो कोर्स बुक है उसी के प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, और अगर आप उन पॉइंट्स को समझ लेंगे अच्छे से तो आपके लिए एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करना आई थिंक ईजी हो जाएगा। सो चलिए पहले बात कर लेते हैं व्हाट आर इक्विटी एंड इक्वालिटी, दोनों चीज़ें क्या हैं। तो कई बार इसको सेम भी समझ लिया जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है जो कि इनको डिफ्रेंशिएट करती है, और आज हम वही जानने वाले हैं। चलिए इसको समझने के लिए हमें इन इमेजेस को देखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं एक तरफ इक्वालिटी लिखा हुआ है और एक तरफ इक्विटी लिखा हुआ है, और इन दोनों इमेजेस में कुछ डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। सो फर्स्ट इमेज में 3 लोग हैं जो कि स्टेडियम के बाहर से मैच देख रहे हैं। सेकंड इमेज में भी 3 लोग हैं जो कि स्टेडियम के बाहर से मैच देख रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो एक पर्सन ऐसा है जो कि टॉल है, दूसरा मीडियम हाइट का है और तीसरा बहुत शॉर्ट है। ओके, अब यहाँ पर उन तीनों को एक एक स्टूल या फिर स्टैंड बोल सकते हैं वो प्रोवाइड किया गया है ताकि वो अच्छे से मैच को देख सके। लेकिन क्या वो जो उनको स्टूल प्रोवाइड किया गया है उनके लिए वो सफिशिएंट है या नहीं है, या किसी को उसकी ज़रूरत भी है या नहीं है। ये तो थी हमारी एक इमेज। अब इसी इमेज को अगर हम दूसरी साइड में देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पर्सन बहुत टॉल था वो यहाँ पर बिना स्टूल के ही मैच को अच्छे से देख पा रहा है। जो मीडियम हाइट का पर्सन था उसको एक स्टूल दिया गया है, जबकि जो शॉर्ट हाइटेड था उसको 2 स्टूल दिए गए हैं, और अब वो भी बहुत अच्छे से मैच को देख पा रहा है। सो इससे ये पता चलता है कि जो इक्वालिटी है वो बात करती है कि हर किसी व्यक्ति को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन यानी बिना किसी भेदभाव के एकदम इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया जाना चाहिए। जबकि इक्विटी जो है वो बात करती है एक फेयर डील पर, कि हमें किसी व्यक्ति को क्या देना है ये उसकी ज़रूरत के हिसाब से है। अब जैसे यहाँ पे जो टॉल पर्सन है इनको ज़रूरत नहीं है कि वो किसी स्टूल पे खड़े होंगे तभी जाकर वो मैच को अच्छे से देख सकते हैं। जो सेकंड पर्सन है उसकी जो नीड है वो सिर्फ एक स्टूल से ही सफिशिएंट है, मतलब उसके लिए एक स्टूल जो है वो काफ़ी है कि वो मैच आसानी से देख सकता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट इमेज में देखें तो जो थर्ड पर्सन है जो कि शॉर्ट हाइटेड है उसको सिर्फ एक स्टूल दिया गया है। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसको वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। पर इक्विटी वाली इमेज में आप देख सकते हैं कि उसको इनके बराबर लाने की कोशिश की गई है, और इसके लिए उसको 2 स्टूल या 2 स्टैंड दिए। तो चलिए एक बार और इक्वालिटी और इक्विटी के कॉन्सेप्ट को ज़रा दोबारा समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपके पास 2 इमेजेस हैं, और दोनों इमेजेस में कुछ लोग स्टेडियम के बाहर खड़े होकर मैच देख रहे हैं। अब वो मैच प्रॉपरली देख सकें उसके लिए यहाँ पर उनको एक एक स्टूल दे दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर जो पहला पर्सन है वो बहुत टॉल है और वो बिना स्टूल के भी शायद देख सकता है, लेकिन फिर भी उसको एक स्टूल दिया गया है। एक छोटी बच्ची है जो कि छोटी ही है हाइट में भी, और उसको भी एक स्टूल दिया गया है और वो शायद प्रॉपरली इसको नहीं देख पा रही है। इसके अलावा एक और थर्ड पर्सन है जिसको शायद इस स्टूल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको यही स्टूल दिया गया है, क्योंकि इक्वालिटी किसी में भेदभाव नहीं करती है, वो सबको एक जैसी चीज़ें और बराबर रूप में देती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इक्विटी की तरफ जाएं तो जो पहला पर्सन है उसको कोई भी स्टूल नहीं दिया गया है। जो बच्ची है उसको एक की जगह 2 स्टूल दिए गए हैं ताकि वो प्रॉपरली उसके ऊपर खड़े होकर और अच्छे से मैच को देख सके। तो आप यहाँ पे डिफरेंस भी देख सकते हैं
कि यहाँ पर वो किस तरह से देख रही है मैच को और यहाँ पर वो किस तरह से देख रही है, कितनी आरामदायक स्थिति में। और तीसरा पर्सन, आप देखिए ज़रा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो कि आपको इस पिक्चर से ही क्लियर हो जाएगी। तीसरा पर्सन जिसको कि एक भी स्टूल नहीं दिया गया है, क्यों? क्योंकि वह उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता है, उसकी मतलब जो उसकी एबिलिटी है वो उसके ऊपर चढ़ने की नहीं है। सो उसके लिए ऐसी क्या चीज़ की जाए कि उसको भी इन सब के समान लेकर आया जाए। तो इसके लिए इक्विटी के अकॉर्डिंग उसको एक रैंप दी गई है जिसके ऊपर उसने अपनी जो पहिया कुर्सी है उसको चढ़ा कर और वो आराम से बैठकर वहाँ पर मैच देख पा रहा है। सो द थिंग इज़ कि इक्वालिटी बात कर रही है बराबर डिस्ट्रीब्यूशन की और इक्विटी बात कर रही है आवश्यकता के अनुसार फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अब देखते हैं कि क्या कंक्लूजन निकला इक्वालिटी और इक्विटी के बीच में। इक्वालिटी, इट ट्रीट्स एवरीवन द सेम। इक्वालिटी के अकॉर्डिंग सभी सेम हैं, उनमें कोई विभिन्नताएं नहीं हैं। इक्विटी बात करती है गिविंग एवरीवन व्हाट दे नीड टू बी सक्सेसफुल। हर किसी को वो चीज़ देना जो कि उसके सक्सेस के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अगर एक को एक चीज़ दी है तो दूसरे को भी वही चीज़ दी जाएगी। हमें ये भी देखना होगा कि वो उसके लिए कितनी उपयोगी है, कितनी यूज़फुल है। नेक्स्ट, इक्वालिटी एम्स टू प्रमोट फेयरनेस। इक्वालिटी का जो एम है, जो उद्देश्य है, वो फेयरनेस को प्रमोट करना तो है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बट लेकिन इट कैन वर्क ओनली इफ़ एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम प्लेस एंड नीड द सेम हेल्प। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हर कोई व्यक्ति एक सेम जगह से शुरू करता है और उसकी जो ज़रूरत होती है वो भी सेम होती है। ठीक है, अब ऐसा तो बहुत ही इम्पॉसिबल है क्योंकि एक घर के अंदर रहते हुए भी दो लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं वो सेम नहीं होती। जब हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं सोसाइटी में या फिर अपने स्कूल में, तो वहाँ पर हम कैसे ये चीज़ कर सकते हैं कि दो लोगों की ज़रूरतें सेम हो सकती हैं। फिर भी अब जैसे मान लीजिए वो स्टेडियम के बाहर से मैच देख रहे थे कुछ लोग, अगर मान लीजिए दो लोग हैं और उनकी जो हाइट है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, और ये वॉल है, उनको मैच देखना है। अब सेम हाइट है, उनकी ज़रूरत भी सेम है कि उनको मैच देखना है, और उनकी हाइट, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनकी हाइट की, वो भी सेम है कि उनको अगर एक स्टूल दे दिया जाए तो दोनों का काम चल जाए। तो वहाँ पर इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो काम कर सकता है। इक्विटी रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। इक्विटी फेयरनेस के प्रिंसिपल पर काम करती है। ठीक है, अब कैसे काम करती है, जैसे हमने बात कर ली यहाँ पर इक्वालिटी के बारे में। अब इक्विटी की अगर हम तरफ जाएं तो यहाँ पर जो दो लोग हैं जिसमें से एक की हाइट अच्छी खासी है और उसको किसी भी स्टूल की ज़रूरत नहीं है मैच देखने के लिए, लेकिन एक जो शॉर्ट हाइटेड है उसका एक स्टूल से काम नहीं चल रहा, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस वाले स्टूल को, जो हमने इस व्यक्ति को दिया हुआ है जिसको ज़रूरत नहीं है, उस वाले स्टूल को उससे लेकर और इसी व्यक्ति को दे दी जाए ताकि ये अच्छे से यहाँ खड़े होकर मैच को देख सके। सो यही जो सिद्धांत है वो इक्विटी बताती है हमें कि यहाँ पर फेयर डील होनी चाहिए। जब अगर किसी को ज़रूरत नहीं है उस हेल्प की, उस मटेरियल की, तो उसको ज़बरदस्ती वो चीज़ हम नहीं दे सकते हैं। इसके बजाय अगर हम वो चीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बैलेंस करके चलें तो शायद वहाँ पर एक फेयर डील हो सकती है। सो अब बारी आती है एरियाज़ ऑफ इक्विटी की, और यहाँ पर हम 5 एरियाज़ जो है उसको कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है सोशल इक्विटी, देन इकोनॉमिक इक्विटी, कल्चरल इक्विटी, इंस्ट्रक्शनल इक्विटी एंड इवैल्यूएशन इक्विटी। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके एरियाज़ को। सोशल इक्विटी, तो जब हम बात करते हैं एजुकेशन में सोशल इक्विटी की, तो उसका क्या मतलब होता है। Every society consists several racial, linguistics and religious groups. It makes the society rich and colorful, but in this multilateral society, no two person can be the same. All have their different need. The term social equity is an ideal state of total absence of all such differences and discrimination. सो एक सोसाइटी जो होती है उसके अंदर आपको हर तरह के भाषा, धर्म और जाति के लोग मिलते हैं, सिंपल सी बात है। और इसी वजह से वो जो सोसाइटी है वो रिच एंड कलरफुल होती है क्योंकि उसमें वैरायटी होती है ना। सो बट इन दिस मल्टीलेटरल सोसाइटी नो टू पर्सन कैन बी द सेम। लेकिन इस तरह की जो मल्टीलेटरल सोसाइटी होती है वहाँ पर दो लोग कभी भी सेम नहीं हो सकते। जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं
कि जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हों, उनके पास अपने कल्चर हो, अपने रिचुअल्स हों, तो उनकी नीड भी सेम नहीं हो सकती, उनकी ज़रूरत भी सेम नहीं हो सकती। हमने बात की थी कि एक फैमिली के अंदर भी दो लोग सेम नहीं हो सकते। तो जब हम इसको सोसाइटी और स्कूल लेवल पे लेकर आते हैं, तो वहाँ पर हर किसी की जो नीड होती है, ज़रूरतें होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। द टर्म सोशल इक्विटी इज़ एन आइडियल स्टेट। जब हम सोशल इक्विटी की बात करते हैं ना, तो वो उस आदर्श राज्य की बात करती है जिसमें कि जितने भी ये डिफरेंसेस हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव हो, वो सारे ना हो। तो जो सोशल इक्विटी है वो एक ऐसे आइडियल स्टेट को फॉर्म करने की बात करती है जहाँ पर भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ ना हो। तो चलिए अब देखते हैं इसका सेकेंड पॉइंट। सोशल इक्विटी इन एजुकेशन वुड मीन टू प्रोवाइड इक्वल राइट and opportunities to all people for all minorities and disadvantaged group. Such students often feel disadvantaged due to pre-existing bias and prejudice in the society, which can affect learning acquisition and academic achievement, एजुकेशनल एस्पिरेशन एंड अपॉर्चुनिटी। जैसा कि हम फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वो डिफरेंट कल्चर को, लैंग्वेज को, रिलीजन को अपने अंदर समेटे हुई है और इसीलिए ये रिच एंड कलरफुल है। लेकिन हम ये भी ऑलरेडी जान चुके हैं कि दो लोगों की नीड्स जो होती हैं वो कभी भी सेम नहीं होती। तो जब यहाँ पर बात आती है किसी स्पेशल ग्रुप की, तो हम वहाँ पर कैसे ये मान सकते हैं कि उनकी नीड्स जो है वो सेम है। अब हम बात यहाँ पर ये भी कर सकते हैं एजुकेशन की कॉन्टेक्स्ट में कि हमने सोशल इक्विटी के लिए उनको इक्वल राइट दे दिया, सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे दी। तो क्या ये सभी चीज़ें जो हैं उनको एक बराबर लाने के लिए काफ़ी होंगी? क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिसएडवांटेज फ़ील होता है इस चीज़ का कि कुछ पूर्वाग्रह पहले से बने हुए हैं सोसाइटी में जिसको कि वो झेलते हुए आ रहे हैं और जिसकी वजह से उनके लर्निंग एक्विजिशन पर या फिर कोई भी चीज़ एकेडमिकली जब वो कोई अचीवमेंट की बात करते हैं वहाँ पर उनकी आकांक्षाओं पर, अवसरों पर उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान होता है या फिर इस चीज़ के लिए वो अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा क्या करना चाहिए कि उनको भी उस लेवल पर लेकर आया जाए। तो सिर्फ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ ही काफ़ी नहीं है, वहाँ पर ज़रूरत है कि उन ग्रुप्स की पहचान की जाए और पहचान करने के बाद उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए यानी इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुँचने के लिए जो स्टेप्स हैं उससे पहले वो लिए जाएं। सो उनको इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटीज़ तक लाने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई सारे प्रोविजंस किए गए हैं, कई सारे एक्ट्स उसमें डाले गए हैं सो दैट कि जो सोशल इक्विटी है उसके कॉन्सेप्ट को एजुकेशन में अच्छे से फुलफ़िल किया जा सके और सभी की नीड्स को कंप्लीट करते हुए एक अच्छी एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा सके। इकोनॉमिक इक्विटी। Poverty and poor economic condition affect academic achievement of an individual. It result in unequal opportunity to enter into a school of choice or reach. So poverty यानी गरीबी और जो एक आर्थिक तंगी है वो क्या करती है, कहीं ना कहीं academic achievement को अफेक्ट करती है किसी इंडिविजुअल के। इसके अलावा वो उसकी अपॉर्चुनिटी को भी लेस कर देती है क्योंकि पैसे ना होने की वजह से उसकी जो चॉइस होती है या जो उसकी रीच होती है वो ख़त्म हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक इक्विटी का क्या काम है? इकोनॉमिक इक्विटी इरेज ऑल इल इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी विच आर द बैरियर्स इन अचीविंग एजुकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। इकोनॉमिक इक्विटी कोशिश करती है कि जितने भी एजुकेशन में बैरियर्स हैं उनको कम से कम किया जा सके, उन्हें ख़त्म किया जा सके। अब इसके लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं? तो फॉर एग्जांपल जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तरह तरह के फ़ंड्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को देती हैं, जैसे कि बुक्स के लिए और आपकी स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है, आने जाने के लिए। इसके अलावा मतलब बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि बच्चों के लिए एक टाइम का खाना नहीं जुटा पाते, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है बच्चों को स्कूल भेजना। तो इसीलिए मिड डे मील जैसा जो प्रोविज़न है उसको लेकर आया गया स्कूल में ताकि बच्चों को वहाँ पर पोषण और एजुकेशन दोनों मिल सके। तो उसने भी जो हमारा एजुकेशन रेट है, मतलब स्टूडेंट के स्कूल में आने का जो एजुकेशन का रेट है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। सो ये इकोनॉमिक इक्विटी को इस तरीके से एजुकेशन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम थोड़े और बड़े लेवल पे जाएं तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे कि वेब एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है ताकि जितने भी दूर दराज तक स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं उनको फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जाएं।
सो वेब एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन में तो हम इंटरनेट के थ्रू ही एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जबकि डिस्टेंस एजुकेशन एक ऐसा मोड है जहाँ पर बच्चों को, जैसे आपने देखा होगा कि जामिया यूनिवर्सिटी है या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इग्नू है आपका, इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटी के रेगुलर कोर्सेज तो चलते ही हैं, इसके अलावा वो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम भी देते हैं ताकि बच्चा जहाँ पर है वहाँ से बैठकर वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। तो इस तरीके से इकोनॉमिक इक्विटी रेस कर रही है धीरे धीरे करके जितने भी इल इफ़ेक्ट्स हैं उनको हमारे एजुकेशन सिस्टम से। जो हमारा नेक्स्ट एरिया है वो है इंस्ट्रक्शनल इक्विटी, यानी कि अनुदेशन के स्तर पर हम कैसे इक्विटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। टू ट्रांसफ़र रेलिवेंट नॉलेज, एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट जनरेशन। रोल ऑफ टीचर शुड बी अनबायस्ड इन देयर अप्रोचेस। हम देखते हैं कि जो टीचर का रोल है वो ही बेसिकली क्या है कि वो नॉलेज को, एक्सपीरियंसेस को, प्रैक्टिसेस को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और वो रेलेवेंट होनी चाहिए। इसका फ़ैसला कौन करेगा? इसका फ़ैसला करेंगे टीचर्स कि वो बच्चों के लिए यूज़फुल है कि नहीं, बच्चों के लिए रेलेवेंट है कि नहीं। लेकिन उसके साथ साथ टीचर्स को ये भी ध्यान रखना है कि उनको अपनी अप्रोचेस में बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होना, क्योंकि जैसे ही वो बायस्ड होंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि इक्विटी वाली कोई भी चीज़ नहीं रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, स्कूल प्रोग्राम मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट मे बी अंडरस्टूड इक्वली बाय ऑल ग्रुप्स। तो स्कूल में जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको इस तरीके से बनाना चाहिए कि उसको हर ग्रुप के द्वारा अच्छे से समझा जाए। जैसे कि हम बात करते हैं कि स्टूडेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते हैं या फिर डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से या कल्चरल बैकग्राउंड से वो रिलेटेड होते हैं, तो हमें उनके हिसाब से, यानी कि सारे बच्चों के हिसाब से हमको अपना जो प्रोग्राम्स हैं उनको स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा ताकि हर बच्चा उसमें इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को कर सके। नेक्स्ट, मेरिटोरियस स्टूडेंट में ऑल्सो बी एनकरेज टू टीच देयर फेलो स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे उन बच्चों के बारे में बात हो रही है जो क्लास में सबसे ज़्यादा अव्वल हैं, तो उन बच्चों को भी एनकरेज किया जाना चाहिए ताकि वो अपने साथ जितने भी उनके फेलो स्टूडेंट्स हैं उनको एनकरेज करें, उनको टीच करें और उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं। तो ये था हमारा इंस्ट्रक्शनल इक्विटी। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल इक्विटी। सबसे पहले जान लेते हैं कि कल्चर क्या है। कल्चर इज़ द क्यूमुलेटिव फॉर्म ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़। कल्चर क्या है? लाइफ एक्टिविटीज़ का, हमारे जो डेली एक्टिविटीज़ हैं लाइफ की, जीवन की, उनका एक क्यूमुलेटिव फॉर्म है, एक संचयी रूप है जिसके अंदर हमारे आइडियाज़ आते हैं, कस्टम्स आते हैं, बिलीव्स आते हैं, आर्ट है, म्यूज़िक है, लिटरेचर है, ये सभी कल्चर का पार्ट है। नेक्स्ट, हिस्ट्री शोज़ दैट सोसाइटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड हैव डेवलप्ड अंडर different cultural circumstances and as such there exist a wide variety of cultures। इतिहास हमें ये बताता है कि जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ है सोसाइटीज़ का, वो बहुत सारे कल्चरल सर्कमस्टांसेस की वजह से ही हुआ है, बहुत सारे कल्चर्स की वजह से ही हुआ है, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में टोटल 195 कंट्रीज़ हैं जिसमें कि 1000 ऑफ कल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और हर कल्चर की अपनी एक अलग विशेषता है, अपनी एक अलग मान्यता है। स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड मे बी डिसएडवांटेज इन परसुइंग एजुकेशन। टू रिड्यूस सच कल्चरल इनइक्विटी एफर्ट्स नीडेड। अब अगर एक क्लास के अंदर की बात करें तो वहाँ भी डिफरेंट कल्चर से बच्चे आते हैं। हो सकता है कि उनका कल्चरल बैकग्राउंड ऐसा है जहाँ पर उन्होंने शिक्षा नहीं ली है और इसके लिए वो डिसएडवांटेज रहे हैं, या जहाँ एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस ना दी जाती हो। और इन्हीं कल्चरल इनइक्विटी को हटाने के लिए हमें एफ़र्ट्स की ज़रूरत होती है। वहीं पर हम बात करते हैं कल्चरल इक्विटी की। हमने देखा है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको स्कूल में एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्हें थोड़ा अलग थलग सा महसूस होता है। तो हम ऐसा क्या करें कि वहाँ पर कल्चरल इक्विटी के ज़रिए उन बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाए। तो हमें वहाँ पर कल्चरल इक्विटी को डेवलप करना है। कैसे डेवलप करना है? स्कूल एनवायरनमेंट में हर चीज़ को, हर तरह के कल्चर को, एक्टिविटीज़ को स्थान देना है ताकि बच्चे जो हैं उससे जुड़ा हुआ महसूस करें, सम्मानित महसूस करें। स्कूल में स्किल डेवलपमेंट पर काम करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि हम बच्चों को उनके कल्चर के एकदम नज़दीक लाकर ही एजुकेशन में वैरायटी दे सकते हैं बच्चों को, डिफरेंट तरह की। जो हमारा लास्ट है वो है इवैल्यूएशन इक्विटी, यानी कि मूल्यांकन में कैसे हम इक्विटी ला सकते हैं एजुकेशन के अंदर। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इवैल्यूएशन होता क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है पूरे एकेडमिक लैडर का, एक तरीके से मान लीजिए कि शिक्षा का आधार है, ठीक है। इट शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस। हमारा लास्ट है इवैल्यूएशन इक्विटी।
हमारा लास्ट है इवैल्यूएशन इक्विटी। इवैल्यूएशन मतलब कि मूल्यांकन करना, मूल्यों को आंकना, तो वो किस आधार पर हो सकता है और कैसे उसमें हम इक्विटी ला सकते हैं, ये हम अभी देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इवैल्यूएशन है क्या। इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ये एक एकेडमिक लैडर का, या यूँ कहें कि शिक्षा का आधार मान लीजिए एक तरीके से। तो कैसे, अब बात आती है कि हम इसमें इक्विटी कैसे ला सकते हैं, समानता कैसे ला सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी क्लासरूम के अंदर, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट सोसाइटीज़ से बच्चे आते हैं, उनकी नीड्स अलग होती हैं, उनके काम करने का तरीका अलग होता है, उनका जो एकेडमिक लेवल होता है वो अलग अलग होता है। तो फिर कैसे हम इवैल्यूएशन के थ्रू वहाँ पर इक्विटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी इवैल्यूएशन हो उसको रेगुलर बेसिस पे किया जाए। रेगुलर बेसिस पे करने से क्या होगा कि हमें बच्चे की जो दिन प्रतिदिन की एक्टिविटीज़ हैं उनको हम अच्छे से असेस कर पाएंगे, और जब हम असेस कर पाएंगे तो फिर हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इवैल्यूएशन को ले जा सकते हैं। सो ये स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ में दोनों को इवैल्यूएट किया जाना चाहिए। यानी कि कुछ बच्चे ऐसा होता है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे खेल कूद या फिर बाकी चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें उनके दोनों एस्पेक्ट को इवैल्यूएट करना चाहिए। उसी को हम इवैल्यूएशन इक्विटी कहते हैं। और एक बहुत ही सिंपल बात कि ये अनबायस्ड होनी चाहिए, यानी कि इवैल्यूएशन की जो स्केल्स हैं वो पहले ही निर्धारित कर लेने चाहिए, और सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए जो इवैल्यूएशन की का रेटिंग स्केल है वो सेम ही होना चाहिए, एक ही तरह से उनके मूल्यों को आंका जाना चाहिए। सो यहाँ पर दो टर्म आई हैं, स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक। जब हम स्कॉलस्टिक की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, वो एग्ज़ाम्स जिनमें कि हम मार्क्स देते हैं और जिनको कि हम फाइनल असेसमेंट में काउंट करते हैं, वो आते हैं। और को स्कॉलस्टिक के अंदर हमारी वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें कि ग्रेडिंग सिस्टम को हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें किसी बच्चे के स्पोर्ट्स को देखना है, या फिर हमें उसके डांस को देखना है, म्यूज़िक को देखना है, तो ये जो एबिलिटीज़ होती हैं ये हम को स्कॉलस्टिक जो एरिया होता है उसके अंदर नापते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है, और जैसा हमने कहा है कि इसका भी एक पार्ट और रहता है डिस्क्रिमिनेशन वाला, उसको हम अगली वीडियो में दे देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।